आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान एंड आईएमएफ रिलेशनशिप्स। इसमें हम डिपेंडेंस पाकिस्तान आईएमएफ पे डिपेंडेंट क्यों है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और रोल टू इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईएमएफ, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या क्या कहता है, शहबाज शरीफ क्या कहता है और हमारा गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं। वो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एज आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आईएमएफ का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके बाद आईएमएफ के जो कामयाब और नाकाम जो प्रोग्राम दुनिया में हुए हैं वो हम एज ए केस स्टडीज़ बयान करेंगे। स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक्स अबाउट द आईएमएफ, उनके जो पॉजिटिव कमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हम वो बयान करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कब आईएमएफ से रब्ता किया और कितने दफ़ा आईएमएफ से प्रोग्राम कर चुका है वो करेंगे। उसके बाद हम बयान करेंगे की रीज़न बिहाइंड पाकिस्तान इन आईएमएफ पे डिपेंडेंट क्यों है, इसकी क्या मेन वजूहात हैं। उसके बाद इसके आईएमएफ प्रोग्राम के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं पाकिस्तान पर और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं वो बयान करेंगे। उसके बाद हम इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड सोल्यूशन रिकमेंडेशन पर बात करेंगे। इस वीडियो को आगे बयान करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त जो CSS PMS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें। शुक्रिया। आईएमएफ के बारे में पाकिस्तानी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहली जो वो स्टेटमेंट है वो है इसाक डार, जो हमारा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी भी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। वो कहते हैं वी आर कंपेल्ड टू अप्रोच द आईएमएफ ड्यू टू डायर फाइनेंशियल क्राइसिस इनहेरिटेड बाय दिस गवर्नमेंट। वो कहता है जो हमें मिले हैं, बुरी हालात मिले हैं इस गवर्नमेंट को, तो उसके लिए हमें आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है द आईएमएफ डील इज नेसेसरी स्टेप टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी through painful in the short term. The IMF deal is necessary step to stabilize economy. Third, painful in short term. कहते हैं IMF का डील है वो ज़रूरी है लेकिन ये थोड़ी नागुज़ीर है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद स्टेट बैंक गवर्नर जमील अहमद, उनकी स्टेटमेंट है IMF सपोर्ट एसेंशियल to maintain external financing needs and rebuild reserves। फॉरेन रिजर्व बिल्ड करने के लिए हमें आईएमएफ की सपोर्ट की ज़रूरत है। इमरान खान साहब कहते हैं आईएमएफ टर्म्स आर टफ एंड हर्ट द कॉमन मैन बट देयर इज नो अल्टरनेटिव अंडर करंट कंडीशंस। इमरान खान की कोटेशन है आईएमएफ टर्म्स आर टफ एंड हर्ट द कॉमन मैन। कहता है मुश्किल हैं और ये कॉमन इंसान जो आम आवाम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। उसके बाद कहते हैं आईएमएफ बनाया क्यों करता है, इसका आईएमएफ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या करता है। ये उनको प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म उनको फ्राम्स करता है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये होता है कि जब आपके पास आपके फॉरेन रिजर्व कम हो और आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास पैसे देने के लिए जो एक्सपोर्टर है उसको पैसे देने के लिए पैसे ना हो, तो फिर ये आपके फॉरेन रिजर्व में पैसे इंपोर्ट करता है, इंजेक्ट करता है। इनहैंस ग्लोबल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, जब किसी मुल्क के पास फॉरेन रिजर्व नहीं होते तो वो डिफ़ॉल्ट की स्टेज पे आ जाता है। इसके बाद कोई भी मुल्क आपस में ट्रेड करने से गुरेज करते हैं। तो आईएमएफ है वो प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक गवर्नेंस, तो वो उसको फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए मदद देता है। वो आईएमएफ उसको गारंटी देता है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इनकरेज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसके बाद आईएमएफ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो डिफ़ॉल्ट या पुअर इकोनॉमीज होती हैं उनमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स देता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। उनमें वो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज देता है जिसके ज़रिए कोई भी मुल्क अगर पॉलिसी पर अमल करे तो ग्रो कर सकता है।
हम पहले क्या देखते हैं, सक्सेसफुल IMF प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। पहली मिसाल है आयरलैंड। आयरलैंड 2008 से 2013 की केस स्टडी है। आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, आयरलैंड रिसीव्ड ए 22.5 बिलियन euros loan from IMF as the part of 7.5 billion package with the European Union। आयरलैंड ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद IMF से 22.5 बिलियन यूरो लोन लिए थे, लेकिन 2013 में आयरलैंड एग्जिटेड द प्रोग्राम सक्सेसफुली, उसने अपना प्रोग्राम मुकम्मल किया, रिटर्न टू बॉन्ड मार्केट एंड अचीव स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। IMF के प्रोग्राम से आयरलैंड ने अपनी इकोनॉमी मजबूत की, बॉन्ड मार्केट में आ गया और अपने आप को स्टेबल इकोनॉमी बनाने में कामयाब हुआ। दूसरी है आइसलैंड। आइसलैंड 2008 से 2011। आइसलैंड रिसीव्ड $2.1 बिलियन फ्रॉम IMF आफ्टर हिज बैंकिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। Quick recovery from with strong GDP growth, reduced unemployment and successful capital controls। आइसलैंड ने जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंक उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया था, उन्होंने $2.1 बिलियन लिए थे IMF से, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो वो उनकी स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई और सक्सेसफुल उन्होंने अपने रिजर्व को मजबूत किया। तो इसके बारे में दो फॉरेन ऑथर ने लिखा, इकोनॉमिक्स ने लिखा है, केनेथ रोगॉफ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं और फॉर्मर IMF चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो वो कहते हैं IMF प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ सिस्टमेटिक क्राइसिस। केनेथ रोगॉफ कहते हैं IMF plays a critical role in stabilizing the global economy, especially in the times of systematic crisis। जेफरे सच्स, ये कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। When IMF used wisely, IMF program can provide essential support to countries facing macroeconomic imbalances। कहता है when used wisely, IMF programs can provide essential support to countries facing macroeconomic imbalances। अब हम बात करते हैं failed IMF program in the world। अर्जेंटीना had multiple IMF programs leading up to historical default in 2001। अर्जेंटीना ने IMF के साथ मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा IMF प्रोग्राम किए, लेकिन एंड पे 2001 में वो डिफॉल्ट हो गया। इसकी रीजन क्या थी? ओवर एम्फसाइज ऑन ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी कहते हैं सादगी, कि गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ाओ, सब्सिडीज बड़ा कम करो, आवाम पे और टैक्स लगाओ। उसके बाद जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट, जब आप सब्सिडीज कम करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तो उसकी वजह से आवाम की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। तो आउटकम क्या हुआ? इकोनॉमी उनकी कोलैप्स कर गई, मैसिव प्रोटेस्ट हुए और कंट्री डिफॉल्टेड ऑन द $100 बिलियन ऑफ डेब्ट। तो एंड पे उसका क्या हुआ कि $100 बिलियन पे डेब्ट पे डिफॉल्ट हो गया अर्जेंटीना 2001 में। उसके बाद दूसरी केस स्टडी है इंडोनेशिया। IMF imposed tight fiscal and monetary policies during the crisis। 1997 और 98 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से IMF ने इंडोनेशिया पर टाइट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। तो कैपिटल फ्लो उनका जो बड़े डॉलराइजेशन थी वो फ्लाइट उन्हें ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ, सोशल अनरेस्ट हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सो हार्ट थ्रो रजीम गिर गई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट बाय द फॉरेन इकोनॉमिस्ट अबाउट द IMF। हा जून चेंग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि IMF प्रोग्राम इम्पोज वन साइज फिट्स ऑल न्यू लिबरल पॉलिसीज दैट ऑफ्टन अंडरमाइन डोमेस्टिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। IMF जो है वो सब मुल्कों पर एक ही किस्म की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो पॉलिसीज
जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खतरनाक साबित होती हैं। ये हान जून चंग कह रहे हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट हैं। दूसरा है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की को सब जानते हैं, ये एक अमेरिकन हैं और MIT में पढ़ा, MIT में पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इनकी कोट है, द IMF हैज फंक्शन एज अ टूल फॉर वेस्टर्न फाइनेंशियल इंटरेस्ट enforcing that benefit elites at the expense of masses. The IMF has functioned as a tool for Western financial interest in enforcing policies that benefit elites at the expense of the masses. अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और IMF का रिलेशन। पहले हमने IMF की बुनियाद लिखी। बुनियाद क्या है, IMF के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, IMF कामयाब प्रोग्राम कहाँ कर चुका है दुनिया में, और उसके बारे में इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, फॉरेन ऑथर्स क्या कहते हैं। उसके बाद भी हमने उसके नाकाम प्रोग्राम देखे, उसके बाद उसके बारे में क्या कहते हैं फॉरेन ऑथर्स। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान पे। पहले हमने ग्लोबल वर्ल्ड से लेकर अब पाकिस्तान सेंटर की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो पहली इंगेजमेंट की थी IMF के साथ, वो अंडर अयूब रेजिम आई थी। अयूब खान जब 1998 में मार्शल लगाया था, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी इकोनॉमिक भी इंस्टेबिलिटी थी, तो इसलिए अयूब खान ने पहली दफ़ा 1958 में IMF के साथ इंगेजमेंट की। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान 23 टाइम्स IMF से प्रोग्राम कर चुका है, और 2023 में एक जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ है, स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है $3 बिलियन का। तो ये हिस्ट्री बताई हुई है। मेजर प्रोग्राम हमने कौन कौन से किए हैं। पहला है स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम 1988 से 1988 से 90 तक। उसके बाद 2001 में हमने पोस्ट 9/11 सपोर्ट लिया। फिर जब हुकूमत हमारी चेंज हुई, जब हमारी जरदारी साहब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर IMF से बेल आउट पैकेज लिया। फिर 2029 में जब इमरान खान साहब आया, तो फिर हमने 6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हासिल की। फिर 2023 जब हमारी फिर जो नई हुकूमत आई, तो उन्होंने फिर स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत फिर डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से लोन लिया। उसके बाद होता कि रीज़न क्या है पाकिस्तान की, जो हम बार बार जाते हैं IMF के पास। जो सबसे पहले हमारी है लगातार फिस्कल डेफिसिट, परसिस्टेंट कंटिन्यू फिस्कल डेफिसिट। पाकिस्तान का जो बजट होता है वो हर साल फिस्कल डेफिसिट होता है, हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और जो हमारी कमाई होती है, अर्निंग होती है, वो कम होती है। जो फैक्ट है वो 2023 में हमारा 7.7% GDP फिस्कल डेफिसिट था। फिस्कल डेफिसिट होता है अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और हमारी अर्निंग कम होती है, इसकी वजह से हम फिस्कल डेफिसिट में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे है लो टैक्स टू GDP रेशो। पाकिस्तान की जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 9 से 10% है, और जो साउथ एशिया में सबसे कम है। जो सबसे ज़्यादा है वो इंडिया की है, 25% है, और श्रीलंका की 22% है, और बांग्लादेश की 15% है, लेकिन पाकिस्तान की 9 से 10% है जस्ट। तो ये भी जब हमारी टैक्स टू GDP रेशो कम होगी तो फिस्कल डेफिसिट होगा। उसके बाद तीसरी मेन रीज़न है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये है कि हमारा पाकिस्तान जो है ये इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। हम पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें अर्निंग होती है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ते हैं, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट्स करने के लिए हमारा जो फॉरेन रिजर्व कम होते हैं। तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का इशू होता है कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। नंबर 4 पे है हाई एक्सटर्नल डेप्ट सर्विसिंग। पाकिस्तान को जो है इस पे बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, फॉरेन डेप्ट सर्विसिंग। हमारा जो 50% जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो सिर्फ कर्जे अदा करने में चला जाता है। तो जो हमारे पास जो 50% बजट बढ़ता है उसमें कुछ डिफेंस पे चला जाता है, उसके बाद कुछ सरकारी इदारे हैं, R&D इस तरह चला जाता है। तो हमारे पास जो मिनिमम
बचता है बजट डेवलपमेंट के लिए बचता है। नंबर 5 पे एनर्जी सेक्टर लॉसेज एंड सर्कुलर डेब्ट। हमारे पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है ये एक बहुत लॉस मेकिंग एंटिटी बन चुका है। इसमें 1998 में आईपी के साथ जो एग्रीमेंट किए गए थे वो इंतहाई नासमझी के जरिए किए गए थे, अनरेशनल एग्रीमेंट्स थे। उसकी वजह से तो कभी हम एनर्जी सेक्टर पे हम बनाएंगे, आईपी जो एग्रीमेंट हुए थे वो पता किस बेस अपने आप को स्टेबल करने के लिए किए गए थे या अपने जो लोगों को उनको राजी करने के लिए बनाए गए थे, उसकी भी हम कभी बात करेंगे। तो अभी हमारा जो सर्कुलर डेब्ट है जो 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ है, तो इसको पे करने के लिए भी हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। अगर हम इनसे लोन नहीं लेंगे तो आईपीएस हमें एनर्जी देना बंद कर देंगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो हमारा मुल्क आउट ऑफ लाइट हो जाएगा, आउट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इसलिए हमें उनको पेमेंट्स करने के लिए भी आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। जो सबसे मेन वजह है वो है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकता है, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो कांस्टेंट पॉलिसीज होंगी। तो पॉलिसीज बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट और उससे रिजल्ट लेने के लिए टाइम लगता है। तो पाकिस्तान में जो अभी तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किए हों। जब भी वो पॉलिसी लेके आता है, जो नई गवर्नमेंट आती है वो उसकी पॉलिसी को ख़त्म करती है, अपनी नई पॉलिसी लेके आती है। तो वो जो गवर्नमेंट 2-3 साल चलती है तो फिर नई पॉलिसीज आती हैं। तो हमें पॉलिसीज़ को कॉन्स्टेंट रखना चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम ऑन पाकिस्तान। आइए प्रोग्राम तो करते हैं, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसको जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है वो हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाते हैं। 2023 में $3 बिलियन का जो आईएमएफ डील हमारी हुई थी उससे हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए थे, और हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो लगातार कम हो रहे थे। इवन के हमारे पास सिर्फ 7 दिन के लिए इंपोर्ट के सिर्फ पैसे रह गए थे। ये नेट पे हेडलाइन आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। जो दूसरा इसका आईएमएफ का फायदा प्रोग्राम का फायदा होता है वो होता है बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जब आईएमएफ किसी मुल्क के साथ प्रोग्राम करता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि अभी ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, ये हमें आईएमएफ गारंटी देता है। जब तक आईएमएफ हमें कर्जा नहीं देता तब तक हमें कोई भी मुल्क, इवन के सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई भी हमें लोन नहीं देते। जब आईएमएफ हमारे प्रोग्राम कर लेता है तो फिर वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और दूसरे कंट्रीज कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये हमें लोन देते हैं। इससे ये हमारे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। रिफॉर्म्स इन फिस्कल मैनेजमेंट। आईएमएफ प्रोग्राम हमारे पास डील करता है, हमें हम उनको अपने मसाइल बताते हैं, वो फिर हमें रिफॉर्म देते हैं कि आप ये करें। वो कहते हैं कि अपनी सब्सिडीज़ कम करो, इनका रिजेक्शन इन सब्सिडीज़ कम करो, टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ और बेटर एक्सपेंशन कंट्रोल करो, जो आपके जो खर्चे हैं वो कम से कम करो। जो चौथा फायदा हमें होता है वो एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो चौथा बड़ा फायदा हमें होता है आईएमएफ प्रोग्राम से कि हमारी जो इकानमी वो स्टेबल हो जाती है, हमारे पास डॉलर आते हैं। जब डॉलर आते हैं तो हमारी करेंसी स्टेबल होती है और जो हमारे इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम। सबसे जो पहला फैक्टर पड़ता है वो होता है इन्फ्लेशन एंड पब्लिक हार्डशिप। आईएमएफ के प्रोग्राम से सबसे पहले वो कहता है कि अपनी सब्सिडीज कम करो और प्राइवेटाइज करो। जब सब्सिडीज कम होती हैं तो एनर्जी, इसलिए लोग बिजली और गैस के प्राइसेस हाइक हमने देखी, क्योंकि उन पे हम सब्सिडीज चल रही थी तो सब्सिडी आगे आईएमएफ प्रोग्राम में सब्सिडीज कम की, तो इसलिए हमें महंगाई देखने की मिली और आवाम की मुश्किलात बढ़ी। देयर वाज 29% इन्फ्लेशन इन 2023, ये फैक्टर याद कर लें। दूसरा है सॉवरेनिटी कंसर्न्स। जो आईएमएफ है वो हमें तंग करता है कि आप इस साल इतनी बंदे भर्ती करें,
आईएमएफ डिमांड करता है कि आप जो अपने खर्चे हैं कम करो, बंदों को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करो, इतने बंदों का फायरिंग करो। जो भी वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर कह रहा होता है कि इतने ये वक्त की डिमांड है कि आप बंदे कम करें। आईएमएफ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंटरफेयर करता है। बाद अगर हम न्यूज़ सुनते हैं कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कह रहा था कि हमने आईएमएफ से बात कर ली है और इस साल हम मुलाजमीन की इतनी तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो हमारी जो सोवरेनिटी है, जो हमारी वो क्या कहते हैं सलामती है, उस पर खतरा बनती है। ये स्टैग्नेंट ग्रोथ, जो तीसरा फैक्टर इम्पैक्ट पड़ता है वो है स्टैग्नेंट ग्रोथ। आईएमएफ जोर देता है कि हम सादगी की तरफ मुंतकिल हो जाएं, डेवलपमेंट में कम से कम इन्वेस्ट करें। जब हम डेवलपमेंट की तरफ कम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ वैसे कम हो जाएगी। जब हम बंदों को अनएम्प्लॉयड करेंगे, हम सादगी की तरफ जाएंगे, अपनी सब्सिडीज कम करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो प्राइवेटाइज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट करी होगी, सोशल अनरेस्ट होगा, और जो हमारी ग्रोथ है वो कम होगी, सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा। जब चौथा भी आ जाता है सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट इसलिए होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है उसको प्राइवेटाइज करेंगे, हेल्थ हॉस्पिटल है उनको प्राइवेटाइज करेंगे, जो एनर्जीज के पे सब्सिडीज हैं उनको हम कम करेंगे, तो ये सीधा इसका सादा इम्पैक्ट एक गरीब आवाम पे पड़ेगा। तो गरीब आवाम फिर वो सोशल अनरेस्ट होगी तो वो फिर धरने देंगे, हड़तालें करेंगे, रोड ब्लॉक्स करेंगे, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है। अब हम बात करेंगे कि आईएमएफ ने वजूहात हमने बयान कर ली, उसके बाद उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख लिए। अब ये हम बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन या इसके सोल्यूशन की। जो सबसे पहला इशू है ना वो है हम एक्सपेंड टैक्स नेट। जो सबसे पहले हमारी रिकमेंडेशन है वो है एक्सपेंड टैक्स नेट, ब्रिंग रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर अंडर द टैक्स नेट। तो ये हर दफ़ा आईएमएफ कहता है कि इसको लेके आओ, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर जो लैंड लॉर्ड्स हैं और रियल एस्टेट सेक्टर रियल सेक्टर्स ये सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो ये कभी भी इसको लीगलाइज इसको अंडर टैक्स नेट लेके नहीं आएंगे, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा नंबर है कंट्रोल नॉट एसेंशियल इंपोर्ट्स। इसमें वो कहता है कि जो आपकी नॉन एसेंशियल लग्जरीज आइटम्स हैं उनको कंट्रोल करो। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में फरारीज, BMWs और रोल्स रॉयस गाड़ियाँ जो आ रही होती हैं, इनको अगर एक्सपोर्ट कम इनकी इंपोर्ट बैन कर दी जाए या इनको कंट्रोल किया जाए तो पाकिस्तान का जो पैसा है वो किसी और आइटम के लिए इस्तेमाल होता है, किसी मशीनरी को लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट करें और प्रायोरिटाइज करें कि हमने कौन से आइटम इस वक्त की ज़रूरत हैं और कौन से नहीं हैं। टारगेट सब्सिडीज करें। तो टारगेट सब्सिडीज से मुराद ये है कि ऐसे इदारे जिनको ज़रूरत है उनको सब्सिडाइज करें, ना कि अभी जो मेट्रो है इसको सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उसके बाद अभी बहुत सारे इदारों को PIA है, हमारा पाकिस्तान स्टील मिल्स है, इस तरह के जो लाइन शेयर ले लेते हैं सब्सिडीज़ का, इनको ख़त्म करना चाहिए, इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। उसके बाद एनर्जी सेक्टर को भी मिनिमम सब्सिडाइज करना चाहिए। उसके बाद चौथा जो रिकमेंडेशन है वो है रिवाइव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। हमें अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए और हमारी पॉलिसी कंटिन्यूटी लेके आनी चाहिए, जिसकी वजह से FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे इंडस्ट्री लगती है, तो उसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट खड़ी होती है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। और जो उसके बाद है लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस, डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स। ये जो लॉन्ग टर्म जिसमें कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी जो एक्सपोर्ट हैं हमें उस पर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हम सिर्फ टेक्सटाइल जो हमारी मोस्टली जो एक्सपोर्ट हैं वो हमारी टेक्सटाइल्स की हैं। टेक्सटाइल से हमें IT की तरफ मूव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास IT एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाज़ नेट्स ना होने की वजह से हम मसाइल का हल है।
फार्मास्यूटिकल, सियालकोट में फार्मास्यूटिकल बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो प्रोसेसिंग है, कॉर्पोरेट फार्म में हम कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें इन फैक्टर्स पर भी करना चाहिए, हमें इन पे सब्सिडाइज भी करना चाहिए। उसके बाद नंबर दूसरे पे है एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके बाद इसमें हम कहता है कि प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग डिस्टोर्स, जैसे मैपको है, फेस्को है, इनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं और एक्सपेंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिससे हमारी जो वो सर्कुलर डेप्ट है जो हम उनको पे कर रहे हैं IPVs को, वो हमारा मिनिमम लॉस होगा। और हमें इनको जो लॉस नेमिंग डिस्कोज हैं इनको भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स में एक FBR, PIA, इंडिपेंडेंट, इनफिशिएंट एंड करप्शन फ्री, इनको हम पे नैब हो गया, इस तरह के इदारों को हमें रिफॉर्म लेके आने चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो रिकमेंडेशन है, वो रिड्यूस डेप्ट डिपेंडेंस। हमें अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहिए। अर्निंग कैसे बढ़ेगी? वो टैक्स और GDP रेशो बनानी पड़ेगी। उसके बाद करप्शन फ्री पाकिस्तान करना पड़ेगा, FBR को वो इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और जो हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं इनको प्राइवेटाइज कर दो या इनको इतना ऑटोनोमस छोड़ दो कि ये खुद इनको सब्सिडीज के बगैर चलें। जब ये सब्सिडीज के बगैर चलेंगे तो हमारा खर्चा कम होगा और अर्निंग ज़्यादा होगी, तो फिर हमारा जो लोन है, हमें जो हर साल लोन लेना पड़ता है वो हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने हमने पहले IMF का इंट्रोडक्शन तैयार किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कामयाब प्रोग्राम उसने कौन से किए हैं, दुनिया में नाकाम कौन से किए हैं, उसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स की। उसके बाद हमने पाकिस्तान के साथ इसका क्या लिंक है, उसकी कैरियर पाकिस्तान की क्या है जो IMF के साथ लिंक है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म इसके क्या सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म क्या रिकमेंडेशन या सोल्यूशन हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमारा ये वीडियो हमारी ख़त्म हुई। इस वीडियो में कोई भी आप कोई चीज़ मिस्टेक पाएँ या इसमें आप बेहतरी चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ इसका शेयर करें, क्योंकि इसमें मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ बड़ा परफेक्ट दे रहा हूँ, जो आपको इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आप इस पर नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स मेकिंग वीडियोज़ हैं, आपको पूरा साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ें और अपना उस पर पूरा क्या कहते हैं सोल्यूशन वो बना सकते हैं, अपनी इस पर नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए 2-3 लेक्चर की जरूरत नहीं है, एक ही लेक्चर में आपकी पूरे जो टर्म्स हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।